शार्क टैंक का मतलब ही यही है कि आज के बाद आपकी दुनिया बदलने वाली है। आई वाज़ नॉट कीन ऑन अपीयरिंग ऑन द शार्क। मैं एक एक्सपीरियंस फाउंडर हूँ। मैंने प्रीवियसली फंड रेज़ किया है। तो मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे वजह से कोई होनहार स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर का अपॉर्च्युनिटी चला जाए। चलिए तो आपने वही बात कर दी जब अनुपम ने कहा था कि बाल सफेद हो रहे हैं, मंजे में एक खिलाड़ी लग रहे हो, बिल्कुल सेम चीज़। So when we came up with the reciprocated offer, we were also ready that this is not going to work, right? But we just wanted to make sure that we put across something which would also respect him because of this offer. अमन ने बोला था लाइक 15 मिनट्स में कंपनी सेल करना वैलिड है नहीं। There are three things that every investor looks in the order. एक एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छी इंसाइट शेयर कर सकते हैं और इसका एग्जांपल हमने एपिसोड में देख लिया था जब पीयूष द फाउंडर ऑफ लेंसकार्ट ने इनसेन की आधी कंपनी मांग ली थी। क्या रियली में 15 मिनट में अपनी इतनी साल की मेहनत बेचना वैलिड है? रिलेटेड टू जेनजीज, वेंचर कैपिटलिस्ट, इन्वेस्टमेंट, सब चीज़ की बात करी है हमने इस पॉडकास्ट में। मनोज सर नहीं आना चाहते थे शार्क टैंक में क्योंकि वो उनको लगता था कि उनका प्रोडक्ट मोर बाइज्ड है टूवर्ड टेक्निकल स्टफ्स एंड क्राउड नहीं समझ पाएगा। इवन उन्होंने बात करी थी कि अमन भी नहीं समझ पा रहे थे अप टू एन एक्सटेंड। वो चाहते थे कि ये अपॉर्चुनिटी शार्क टैंक में आने की थोड़ी सी यंग इंडिविजुअल्स को दी जाए। आई विश आप पूरा एपिसोड देखोगे। डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करो जितना कर सकते हो। डू लेट मी नो कौन सा नया फाउंडर आप चाहते हो इस एपिसोड पे आना। सर पहले इनिशिएट करते हैं अबाउट द इवैल्यूएशन प्रोसेस ऑफ शार्क टैंक की, कैसे एक स्टार्टअप को क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए बिफोर अप्लाइंग इनटू शार्क टैंक। सौरभ, इसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। सो सबसे पहले कि तुम्हें हर एक इंडिविजुअल शार्क को समझना चाहिए कि उन्होंने पिछले सीजन में किस तरीके का कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, उनके प्रेफरेंसेस क्या है, वो किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज और उनका नॉलेज किस तरीके से कौन से तरीके के डायरेक्शन में जाता है। आई थिंक these are some of the important part from the shark's perspective. Second thing I think you will have to do is आपको आपकी स्टोरी को बहुत पॉलिश करना चाहिए, बिकॉज आप ये कोई वीसी या कोई एंजल इन्वेस्टर को पिच नहीं कर रहे हो। आप भले ही शार्क टैंक में जा रहे हो और आप शार्क के सामने पिच कर रहे हो, बट पूरी इंडिया और पूरा भारत देश देख रहा है इस पिच। तो आपका पिच ऐसे होना चाहिए कि एक फोर्थ ग्रेडर का बंदा भी समझ सके। सो ये एक सेकंड हुई। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये सारी प्रोसेस में कि आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपके टीम को, आपके को फाउंडर्स को तैयार करने पड़ेंगे कि अगर ये सवाल पूछा तो मैं कैसे जवाब दूं, या फिर अगर ऐसे मुझे पूछा जाएगा तो कौन से तरीके से मैं बाहर आ सकूं ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट यू मेक द रिहर्सल as a part of your process when you are applying for shop, right? And fourth and the most important thing from your post pitch perspective or during the pitch, बहुत सारे numbers तुम्हें पूछे जाते हैं कि आपका depending on कौन से type का startup आपका है, whether you come from a D2C background, whether you come from a tech background, तो आपके numbers आपको by heart होना बहुत जरूरी है, ठीक है? आप वहां जाके ये नहीं बोल सकते कि यार मुझे ये पता नहीं है। What that does basically to an entrepreneur that it shows that you're not well prepared even in your own segment, right? So I think ये चार चीजें जो है आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगी। दूसरी बात ये है कि during the pitch, you know, Shark Tank में environment can become really choppy, right? तो जो भी सवाल आएंगे काफी तीखे सवाल हो सकते हैं, काफी एजी सवाल हो सकते हैं। What you have to do is stay calm, answer everything honestly, you know, understand the feedback, right? And then strengthen your resolve to answer those questions, right? तो आप उससे ड्रिफ्ट नहीं होना कि मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ। Make sure that, you know, you try to compose yourself, right? The other thing that you don't want to do is that you don't want sharks to smell fear. बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत एपिसोड में हमने देखा है that after certain questions that many of these entrepreneurs they tend to get scared. अगर मैं इसका जवाब अगर गलत दिया तो मेरा क्या होगा, या फिर ऐसे दिया तो मेरा क्या होगा। So I think outcome के बजाय if you can focus on honesty and relativity of your problem statement, that will really help the entrepreneur
to get the perfect pitch out. या सर, आई थिंक कि नंबर्स वाला टर्म्स बहुत ही कन्विक्शंस होता है कि बहुत सारी पिचेस रिजेक्ट हो जाती है जस्ट बिकॉज नंबर्स ही नहीं पता होते. सर, यू हैव बीन इनटू द इंडस्ट्री बिफोर एंड विद और बॉय, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है. तो सर, जैसी पिच शार्क टैंक में प्रेजेंट होती है, जितना ह्यूमरस वे में स्टोरी बनाकर प्रॉपर तरीके से, तो क्या वो रियल टाइम पे अब हम जो पिच करते हैं इन्वेस्टर्स को, जब भी वो ऐसा ही होता है क्या सिनेरियो? So देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है शार्क टैंक का, it has been amazing experience. I think they go through multiple rounds of interaction with an entrepreneur and the founders, right? And they themselves are also building conviction कि ये पहले 2 राउंड में जब होता है कि is this startup capable enough to drive the traction? Because at the end of the day, it's a TV show, it's a reality show, right? कुछ भी चीज जो होती है वो स्ट्रक्चर्ड, माने कोई स्टोरी बना के या कोई प्रीफिक्स डिजाइन नहीं होती किसी भी पिच. आप वहां पे जा रहे हो, आप इम्प्रॉम्प्टू पिच कर रहे हो, आपको इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. neither shark nor you know as to what kind of questions that they will ask, right? So you have to be prepared for spontaneity and challenges at this point of time. और एक चीज मैं बहुत स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगा, that all the behind the scene people who are actually helping you to sharpen or hone your skills in terms of आपके वो 2 मिनट की पिच कैसे रहेगी, तो उसके पीछे बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारे स्वेट डाला जाता है. उसकी वजह से क्या होता है कि आपका पिच बहुत निखार के बाहर आता है. एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द incredible thing that I've seen in the Shark Tank, that these people are extremely hardworking. The Set India team, the Sony team, the Shark team, the Shark Tank team, they're all very, very honest people. They try to help you out. They try to make sure that everything is right according to the standard of the show. Then it's all given to you in your hand, that how you perform at the end of the day when you go to the final show. So kudos to the team of Shark Tank and the Sony team, right? They do a fabulous job. Yes. Sir, as you talked in the episode that आपने 2 बार फंड रेज कर रखा है, so in the context of early age founders, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सको. So I will answer this question slightly different. कि तुम्हें फंडिंग की जरूरत है या नहीं है, पहली ये बात तो तय करनी चाहिए कि तुम किस तरीके का स्टार्टअप बना रहे हो. आज के तारीख में जिस तरीके से फंडिंग होती है वो एक सर्टेन कन्विक्शन के ऊपर होती है. सीड स्टेज में कन्विक्शन ये होता है कि कौन से टाइप के फाउंडर है, फाउंडर का क्वालिटी क्या है, उनकी पेडिग्री क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो लेके आए हैं, इज दिस रेलेवेंट फॉर देम, उनको उसमें एक्सपीरियंस है या नहीं है. तो ये सारी चीजें मायने रखती है सीड स्टेज में. जैसे ही आप सीड स्टेज से थोड़ा आगे जाते हो, लेट्स से आपको प्री सीरीज ए या सीड प्लस राउंड आप रेस करते हो, तो आपको एक प्रोडक्ट मार्केट फिट की तरफ से आपको देखा जाता है कि ठीक है, आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपने मार्केट में डाल दिया है, बट आर यू एबल टू सी द ट्रैक्शन फॉर योर प्रोडक्ट और नॉट, राइट? और एक आपके मिनिमम जो थ्रेशोल्ड होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, जो ट्रैक्शन होता है, आर यू एबल टू अचीव दैट और नॉट. सो प्री सीरीज में वो कन्विक्शन जो होता है वो देखा जाता है. और उसके बाद एक अलग नंबर पे जब तुम पहुंचते हो, जिसमें मिनिमम 8 से 10 करोड़ का जो नंबर होता है, ईयरली नंबर, जो आपका एनुअल रन रेट या ARR उसको बोलते हैं, आप वहां पहुंचने के बाद देन यू कैन जंप इनटू द नेक्स्ट सेट ऑफ सीरीज ए फंड रेज. पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि फंड रेज इज नॉट समथिंग दैट इज मैंडेटरी. कि अगर आपको लगता है कि आपका बर्न रेट जो है या आपकी कॉस्ट जो है वो आपने ऑप्टिमाइज की है, आपका प्रोजेक्शन जो है वो अचीवेबल है, तो आपको एक स्टेज के बाद अगर आप फंड रेज नहीं करते हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं. ज़ेरोदा कंपनी आई थिंक इसका एग्जांपल है. एक ज़ेरोदा है, बहुत सारे कंपनी, जोहो है, बहुत सारे लोगों ने बूटस्ट्रैप किया है. और आई थिंक बूटस्ट्रैप करना अपने आप में एक कन्विक्शन है. इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस दैट आप आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर इतना भरोसा करते हो कि आपको एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत नहीं है. और आप दूसरी तरफ से देखोगे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि फंडिंग लेना भी बुरी बात है.
के। और वो के एग्जाम्पल में ऐसी चीज है कि जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट कोई 2 महीने या 3 महीने में कुछ मैशअप करके मार्केट में लॉन्च करना अगर होता, तो शायद हमको फंडिंग की जरूरत नहीं है। क्योंकि बट जिस तरीके का रिसर्च पीछे गया है, जिस तरीके का टाइम उसके पीछे स्पेंड गया है, राइट, तो हमारा पहला मैंडेट जो था इन्वेस्टर्स के लिए कि हम लोग एक रिसर्च लेड एआई कंपनी है, तो उसका फिनेस या उसका फिनिश एक उस तरीके का होना चाहिए जो ग्लोबली लोग समझ सके, राइट। तो उसके लिए हमको बहुत सारी एफर्ट डालनी पड़ी, बहुत सारी रिसोर्सेज हमको लगे, और वो रिसोर्सेज के लिए हमको पैसे की जरूरत लगी, ना कि हमको प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरत लगी। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन हाउ यू सी whether or not you need a funding or not, that's a very subjective question. सर जो प्री सीड होता है, सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, सर इन सब की वैल्यूएशन क्या होती है? मतलब प्री सीरीज पे एक फाउंडर कितनी इन्वेस्टमेंट रेज कर सकता है एक्सपेक्टेड, सीड ए पे कितनी एक्सपेक्टेड? बेंचमार्क नहीं होता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप टू स्टार्टअप, स्टेज, कितना स्केल है. There are three things that every investor looks in the order that I'm explaining. The first thing that every investor looks at, what's the founding team? कि founder किस तरीके के हैं, right? Second, that they look at it is how big this product will scale to, right? कि उसका scale क्या है, कितना बड़ा ये problem statement है और कितना बड़ा हो सकता है eventually. That's the second part. And the third part that they look into is that whether or not these people have the capability to build this product. So अगर जैसे मैंने explain किया ऑर्बो का example, ऑर्बो के केस में research करना बहुत जरूरी था, scratch से product बनाने बहुत जरूरी थे, because there was nothing that was existing in the open source market जो हम उठा के उसको बना के market में बेच सके. तो हमारे लिए problem statement बहुत अलग था, और 4 साल पहले जब हमने ये journey चालू की थी तभी शायद ही कोई AI के बारे में बात कर रहा था. Exactly. Right? तो उसकी वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, तो हमको वो रिसर्च करना जरूरी पड़ा. एंड हेंस आई थिंक व्हेन पीपल स्टार्ट टू लुक एट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर स्टार्टअप एंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट, कि आपको जरूरत क्या है, आप क्या करना चाहते हो, कि प्रोडक्ट के लिए आपको X% ऑफ पैसा चाहिए, स्केल के लिए आपको Y% चाहिए, रिसोर्सेज के लिए आपको Z% चाहिए. तो वो एक मिश्रण होता है, एक कंकॉक्शन होता है. That's how you put your request in front of an investor, saying that at a seed stage that I am looking to raise, say, 2 crores of rupees, right? The valuation is dependent on the mix of product, competition, availability of capabilities, all of that. It's not a standard benchmark कि आप 2 करोड़ डालोगे तो आपको 10 करोड़ का valuation मिलेगा. ऐसा जरूरी नहीं होता है. So that's my answer for you. सर ड्यूरिंग योर एपिसोड अमन ने बोला था लाइक 15 मिनट्स में कंपनी सेल करना वैलिड है या नहीं है, तो आपके पर्सपेक्टिव से आप उस पॉइंट को कैसे देखते हो? I mean, just like everybody else who watched that particular episode, हम personally भी काफी shocked थे, because we were not mentally prepared to receive an acquisition offer or offer of this magnitude, ठीक है ना? But as an entrepreneur, you have to be spontaneous. As you have to think through rational that कि अगर मैं ये किसी ने मुझे ऑफर दी है, तो वो ऑफर देने वाला आदमी जो है, इन दिस केस पीयूष बंसल, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है और उन्होंने बहुत कुछ सोच समझ के वो 15 करोड़ की ऑफर दी. अगर 15 करोड़ किसी भी मायने में छोटी रकम नहीं है, राइट, बट वो हमारे लिए फिटमेंट नहीं हो रही, बिकॉज हमारा एग्जिस्टिंग वैल्यूएशन वाज 100 करोड़ वैल्यूएशन. तो मैं 100 करोड़ से नीचे तो आने वाला नहीं था. But when we saw the conviction in his eyes, right, we knew that, he is looking at a problem statement on, on his own accord, within the Lenskart premise, that he wanted to solve those problems with our technology, with our expertise and with our research, right? I think ये सोच समझ के उन्होंने कुछ ऑफर टेबल पे रखा है. Obviously वो हमारे लिए ऐप नहीं था, तो इसलिए हमने वो ऑफर लिया नहीं. But nevertheless, right, I mean, nobody takes that decision in 10 minutes or 15 minutes whether you want to sell the company, right? Unless you were in extremely dire situation कि आपके पास पैसा ही बचा नहीं है, या फिर आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट ही नहीं है, या फिर आप you're struggling to find resources.
हमारे केस में वैसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, राइट? Yes. इट इज सिंपली बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी बिल्ड, kind of scalability that we showcase, kind of capabilities as a team that we have, all of that mixed together became the perfect recipe for everybody to see it. सर ऐसा क्या चीज़ थी जो पीयूष को ही इतनी आप में अंदर कैपेबिलिटी दिखी और स्टार्टिंग में तीनों शार्क्स आउट हो गए थे? तो हर एक का जरिया जो है देखने का एक स्टार्टअप की तरफ एक अलग अलग होता है, और शार्क टैंक में अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, अलग प्लेटफॉर्म से स्टार्टअप्स आते हैं, राइट? अगर आप देखोगे जिस तरीके का फेशियल ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, पता नहीं अगर आपने रेडिट पे आपने विजिट किया है नहीं, रेडिट पे इतना कॉन्वर्सेशन हो रहा है ऑर्बो के सपोर्ट में, that how good this technology is and why Piyush wanted to acquire a larger stake in Orbo. That should give you an answer to an extent, but I think I'll tell you, fundamentally, जितना मैं जानता हूँ पीयूष के बारे में या उनके बिजनेस के बारे में, ये मेरा assumption होगा अगेन, मैं ये बोलना चाहूंगा कि आई थिंक उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि हमने ऑनलाइन बिजनेस बनाया है, अच्छा खासा चल रहा है, हमने ऑफलाइन स्टोर्स भी खोले हैं, तो अभी हम ओमनी चैनल हुए हैं, बट व्हेन यू ओपन दी स्टोर्स, दीज आर प्राइमरीली अवेलेबल इन से टियर 1 और टियर 2 सिटी, ठीक है? तो अगर आपका रीच और पेनिट्रेशन आपको और बढ़ाना है और आपको टियर 3, टियर 4 या रूरल सेगमेंट में जाना है, तो आपको ऐसे कैपेबिलिटीज के साथ एंटर करना पड़ेगा जिसका कैपेक्स कम हो, जिसमें सिंप्लीफिकेशन हो, जिसमें जीरो टच कैपेबिलिटी हो, लेस ह्यूमन इंटरवेंशन हो. पीयूष ने वो फोरसाइट देखी होगी हमारे प्रोडक्ट में, एंड हेंस आई थिंक ही probably jumped onto the opportunity to connect with us. सर एज हम ये एपिसोड थोड़ा सा जेनजी की तरफ गाइड करते हुए जा रहे हैं, तो आप कैपेक्स जैसी टर्म्स को थोड़ा सा इलैबोरेट कर दो तो. सो कैपेक्स बहुत ही सिंपल चीज है. कैपेक्स का फुल फॉर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? तो अगर हम लेंसकार्ट का ही एग्जांपल लें, तो लेंसकार्ट पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, राइट? फिर उन लोगों ने स्टोर्स खोलने चालू किए, जो फिजिकल स्टोर्स हैं. अभी कोई भी फिजिकल स्टोर खोलना, उसके लिए कॉस्ट लगती है कि उसका रेंट होगा, उसकी सैलरीज होंगी, उसका बाकी सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं एक स्टोर चलाने के लिए, वो बहुत सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एक कैपेक्स की तरह देखा जाता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि मुझे स्टोर में फिटमेंट करनी है, मुझे इतना स्टोर में माल रखना पड़ेगा. तो ये सारी चीजें जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में माना जाता है, राइट? तो इसलिए why do we see the shift from physical retail to an online retail is because in online retail you do not have an extensive capex as compared to what you see in physical retail, right? So that is why you see an amalgamation of online and offline retail together with Lenskart, right? And similarly with other companies are also coming forward which has a similar blend of product positioning, where they started online, now they're coming offline, right? Or some of them started offline and going online. So this omni-channel retail will stay here. I think my last comment on that particular question would be, while we are thinking about online and offline retail, we're thinking about omni-channel retail. I think the retail will now evolve to be more of an experiential retail. And Orbo will be at a forefront of driving that experiential retail in the industry. Sir, you discussed about like in next 12 months, like you will be achieving an ARR of 7 to 8 CR. तो सर उसके लिए क्या strategies है Orbo की? ये बहुत ही सिंप्लीफाइड आंसर दूंगा इसमें. हम लोग कम से कम 200 कॉन्वर्सेशन हमारे पैरेलली चल रहे हैं, और वो कॉन्वर्सेशन के बलबूते के ऊपर हमने बोला है कि हमारा कितना बिजनेस होगा, किस तरीके से बिजनेस होगा. ऑब्वियसली बिकॉज ये पॉडकास्ट एक जनरल पब्लिक पॉडकास्ट है, आई विल नॉट बी एबल टू टेक अ डीप डाइव इनटू दिस क्वेश्चन, बट आई थिंक you should understand that we have a large pipeline, and hence we are able to say with this conformity that we will be able to achieve this kind of sales and ARR. सर जब पीयूष ने आपको ऑफर दिया था 51% का, तो मतलब क्या सिचुएशन थी उस टाइम? आपने एक सीधा कॉन्फ्रंट काउंटर ऑफर भी करा था, तो वो किस बिहाफ पे आपने करा था?
कि हमको पता था कि पीयूष विल नॉट बच फ्रॉम हिज 15 करोड़ वैल्यू, राइट? और हमारे अब जब तक हमने देख लिया था, हमने ये भी दिमाग में सोच लिया था दैट ही इज नॉट फिशिंग, ही वाज सीरियस व्हेन ही मेड एन ऑफर, राइट? तो हमको पता था कि अगर हमको आज मार्केट आई मीन शार्क टैंक में से अगर डील लेना है, तो वी विल हैव टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ अ tantalizing conversation on the tank, right? So when we came up with the reciprocated offer, we were also ready that this is not going to go through, right? But we just wanted to make sure that we put across something which will also respect him because of his offer, but at the same time we can swiftly say no for such kind of an acquisition offer. सर ये तो आपने वही बात कर दी जब अनुपम ने कहा था कि बाल सफेद हो रहे हैं, मंजे हुए खिलाड़ी लग रहे हो, बिल्कुल सेम चीज। सी देखो आई मीन वो एक एक्सपीरियंस वाली बात होती है, बट मैंने आई वाज अमेज्ड टू सी सम ऑफ द जेनजी founders who came on Shark Tank, some of the young college graduates who came in, who built. I mean, some of them have really amazed me with the quality of capabilities, their speech, their confidence. Yes, with time that I have gotten that kind of an experience that I can talk with calmness, focus, वो mental toughness मेरे में है. But I saw the similar kind of capabilities in some of those young entrepreneurs, and I'm absolutely mesmerized with the kind of the bunch of group that has actually come on Shark Tank. And kudos to all those founders who are making it big due to Shark Tank. Sir, what was your primary goal to appear in Shark Tank? See, if you ask me honestly, I was not keen on appearing on the Shark Tank. I mean, I'm going to say this thing on a public platform. मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी. हमें लग रहा था कि हमारे पास B2B प्रोडक्ट था before we actually introduced Beauty GPT. और B2B प्रोडक्ट एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके पिच करना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसको समझना डिफिकल्ट होता है. ऑन टॉप ऑफ इट, इट वाज एन AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म. आपने देखा ही होगा कि अमन थोड़ा सा ये हो गए थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कुछ चीजें जब हम टेक्निकली चीजें बोल रहे थे. तो इमेजिन करो 130 करोड़ इंडियन when they're watching this episode, when they hear technical buzzwords, keywords which are relevant to us. आज मैं अगर कोई VC को पिच करूंगा या कोई PE इन्वेस्टर को पिच करूंगा, तो I have to use these words because they are relevant to my industry and my product. I am not using these words just for the sake of using these words. Right? तो कहीं ना कहीं पे हमको ऐसे लग रहा था शुरुआत में, before we actually decided to be part of this thing, कि हम B2B ऑफरिंग लेके शार्क टैंक पे जाएंगे तो I don't think we will be able to make justice to our position there. Second thing मेरे दिमाग में और एक चल रही थी कि मैं एक एक्सपीरियंस फाउंडर हूँ, मैंने प्रीवियसली फंड रेज किया है, तो मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे वजह से कोई होनहार स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर का अपॉर्चुनिटी चला जाए. तो मैं सोच रहा था कि किसी और को वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मैं क्यों लूं. But I think we were convinced after Shark Tank team reached out to us and saying that, look, I think you have a fabulous product, and with this new Beauty GPT that is being launched, you will have ton of B2C conversation, which will obviously attract a lot of eyeballs to your product. And it will also definitely create visibility, which is very evident due to the Shark Tank episode, right? So this is like a mixture of a lot of emotion, mixture of a lot of thought that has actually gone behind the scene why we decided to actually appear on the Shark. सर अमन बहुत ज़्यादा बज़वर्ड्स का यूज़ करते हैं, वो मतलब अमन बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स को कहते हैं कि बज़वर्ड्स. तो आपके पर्सपेक्टिव से क्या लगता है आपको कि ये बज़वर्ड्स क्रेडिबिलिटी शोकेस करते हैं या फिर एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस? देखो, आप इसको दो तरीके से देखा जा सकते हैं. कुछ फाउंडर्स जो है वो बज़वर्ड इसलिए यूज करते हैं बिकॉज उनको इंटेलेक्चुअल साउंड करना होता है कि भाई मुझे बहुत सारी चीजें मैं जानता हूँ. हमने कुछ भी ऐसा एनफोर्स्ड बज़वर्ड या कीवर्ड यूज नहीं किया जो हमको अननेसेसरी हमारे कॉन्वर्सेशन में डालना था. हमें ये दिखाना था बिकॉज देखो, एज आई सेड, there are 5 sharks who are standing or sitting in front of you
who are evaluating your product. But at the same time, there are 130 crore people who are watching, and out of those 130 crores, there will be 100,000 people who are educated enough on our subject, our industry. If we do not talk sense, if we do not talk relevant material, they will be displeased with our explanation. तो हमें आई थिंक कहीं ना कहीं पे बहुत बैलेंस पिच करना था और बैलेंस आंसर देने थे, इसलिए वो बज़वर्ड्स हमारे तरफ से यूज हुए थे. Okay. Sir, initially, as you mentioned about the terms, a startup should like be aware before initializing into Shark Tank. So, sir, आपने कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टर को पॉइंट आउट कर कर अपनी पिच दी थी, या फिर आप बिफोर द एपिसोड आपने कुछ पॉइंट करा था कि इसी इन्वेस्टर के पास जाना है हमें? ऐसा कोई प्रीफिक्स मेन्यू नहीं था हमारे इसमें कि हमें एक स्पेसिफिक इन्वेस्टर के पास जाना था. It was very obvious and logical that Vinita, she's coming from such an amazing startup, Sugar, right? She comes from a beauty and skincare industry. तो हमारे लिए तो बहुत relevant था, विनीता को फोकस करना. Obviously, उसके अलावा पीयूष और अमन भी appropriate investor होते अगर वो उनके साथ जुड़ जाते और participate करते. Because both of them had their own credibility on their side, right? From tech and manufacturing standpoint, Piyush brings a lot on the table. From marketability standpoint, from consumer insight, consumer understanding, Aman brings a lot on the table. तो ये तीनों अगर आ जाते तो हमारे लिए अच्छा था. But I think we are not disappointed with what we got. I think Vinita is an amazing shark, and I think because of her, I think we will reach out to places, and I think that is what finally we got to see it at the end of the show. Why we decided to go ahead with it. And again, it was a conscious decision why we needed to, close on the deal, which is good for the company, which is good for our existing investor, which is good for us, right? And that is why we decided to go with Vinita. सर, अकॉर्डिंग टू योर ऑफर, आपने ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दी थी, शार्क्स के नेटवर्क्स को या फिर इन्वेस्टमेंट को? आई थिंक देखो, कोई भी शार्क टैंक पे आता है तो कोई एक ऑब्जेक्टिव मन में लेके आता है तो वो गलत बात होगी, राइट? शार्क टैंक का मतलब ही यही है कि आज के बाद आपकी दुनिया बदलने वाली है, राइट? इतने सारे लोग तुम्हें देखने वाले, कुछ तुम्हारे बारे में पॉजिटिव कहेंगे, कुछ तुम्हारे बारे में नेगेटिव कह सकते हैं, राइट? तो विजिबिलिटी इज ऑब्वियसली इज ऑन योर रेडार, राइट? आज अगर मैं 50 करोड़ भी खर्चा करूं तो उतना विजिबिलिटी मुझे शायद नहीं मिलता था. Somewhere what we wanted to achieve with it is that we wanted to bring the innovation, the research, the hard work that we've done, or we've rather put in our product, we wanted to bring in front of the audience. उनको भी पता चले कि इंडिया में genuine innovation होता है, right? ऐसा नहीं है कि सारी चीजें यूएस में बनती है, फिर यहाँ पे आके उसका कॉपी कैट होता है तो ही स्टार्टअप बनते हैं. ऐसा जरूरी नहीं था. Somewhere deep down in my heart that I really wanted to showcase that innovation in front of the large audiences of India, right? और उनको भी proud feel होना चाहिए कि इंडिया में genuine काम हो रहा है, right? And that is one of the reason why we sort of set multiple objective in our mind as to why we decided to came on Shark Tank. सर, विनीता के नेटवर्क्स को आप कैसे अपकमिंग प्लान्स में यूज करोगे अब आगे? It's very obvious there are 2-3 things that she will immediately start to work with us. One is obviously integrating our product, which she has also mentioned on the Shark Tank during the episode that she was in conversation with us, right? We want to make sure that we integrate our product into Sugar. That's a big validation for us, but it's also a launch pad for us to understand that, how a mid-sized D2C brand start to think about it, right? We're already a global company. Our products have been utilized in Japan, in Singapore, in France, in Spain, in US. So we are no way a generic demographic constrained company कि वो खाली इंडिया के लिए ही ये product बनाए. It's a global product. It's a global problem. It's a highly scalable problem statement that we've chosen, right? So I think उनका network इतना बड़ा है तो she will obviously start to open the doors for us, which is very obvious why one chooses a shark to be associated with. And the third is obviously, as we start to grow, हमारे उनकी जो learning रही है beauty industry में, जो उन्होंने
सक्सेस देखा, उन्होंने जो पिटफॉल्स देखे, उन्होंने जो स्ट्रगल देखा, आई थिंक उनकी जो लर्निंग रहेगी वो हमारे लिए काफी मायने रखेगी कि वो गलतियां शायद हम दोहराए नहीं, या भी रिपीट नहीं करें। तो आई थिंक ये सारा एक्सपीरियंस वाला मामला है, और ये सारी चीजें हमको बहुत बहुत मायने रखती है। सर आपके एपिसोड के लाइव होने के बाद और वो की मार्केटिंग की ग्रोथ में कितना एनहांस हुआ है? सी हमने कुछ एडिशनल एफर्ट तो ज्यादा डाले नहीं। आई थिंक द एपिसोड इटसेल्फ वाज सो intriguing, so exhilarating, that people are coming from various parts of the world, from Singapore to Hong Kong to Japan to Saudi to Dubai, for reaching out to us on their own for partnerships, taking this product, integrating this product. So that's the reach Shark Tank has given it to us. During the show, I mean, I don't know if you've noticed, Bollywood actually jumped onto the wagon. Tiska Chopra made a story on Orbo, which is very, very heartwarming. I mean, we didn't really reach out to these people, right? Meet Brothers, from music industry, they launched on, different Instagram stories and things like that. Apart from that, channels like Aaj Tak, Times of India, they got onto the frenzy. Reddit was on fire. I think that should tell you that, this wasn't a basic pitch. A Shark Tank has actually seen it. This was a very, very memorable pitch for us, obviously, but for a lot of other people who have seen it, who understand the potential of a product, understand the importance of a product, and hence, the kind of marketing or organic reach that we're getting from across the world, it's quite evident. सर पोस्ट एपिसोड जो ड्यू डिलीजेंस का प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है? See, there are standard due diligence hota hai, whether it is Shark Tank or whether it is a standard investor, right? एक जो होता है, जो लीगल ड्यू डिलिजेंस होता है, जिसमें आपकी स्टार्टअप का इवैल्यूएशन होता है कि आपकी कंपनी प्रॉपरली फाउंडेड है कि नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या नहीं, आप सारे कंप्लायंसेस जो होते हैं, आप गवर्नमेंट के जो कंप्लायंसेस होते हैं वो आप फॉलो करते हो या नहीं, आप टाइम पे जीएसटी भरते हो कि नहीं, आप टीडीएस भरते हो कि नहीं। तो ये वो लीगल ड्यू डिलिजेंस होता है। दूसरा होता है एक आपका बिजनेस ड्यू डिलिजेंस। तो बिजनेस ड्यू डिलिजेंस में एक इन्वेस्टर जो है वो हमारे क्लाइंट के साथ बात करता है, जो उनको पूछता है कि आपको जो सर्विस मिली है ऑर्बो से वो कैसी रही, क्या वो ऐप सर्विस थी, आर दे रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली, are they supporting in your initiative, are they giving you insights and ROIs for the product that they have integrated. तो एक तरीके का एक इंटरव्यू होता है या रेफरेंस चेक होता है बिजनेस ड्यू डिलिजेंस में। और जो थर्ड ड्यू डिलिजेंस होता है वो आपका फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होता है। तो वो एक अलग तरीके से होता है कि आपने जो नंबर्स बताए हैं, आपने प्रोजेक्शन दिए हैं या एग्जिस्टिंग नंबर्स हैं, तो वो सारी चीजें वो इवैल्यूएट करते हैं। उसके लिए ट्रेडिशनली आपको सीएस और सीए जो लोग होते हैं who become part of that due diligence process, तो वो आपका पूरा जो सिस्टम है या पूरे जो कैपेबिलिटी है वो आपको इवैल्यूएट करती है ये 3 एंगल से। सो दैट्स हाउ द ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस वर्क्स। सर एपिसोड के दौरान जिनको फंडिंग मिल जाती है तो पोस्ट एपिसोड ऐसा भी हो सकता है कि वो कैंसिल हो जाए फंडिंग, एज उन्होंने जो भी टर्म्स बोली थी एपिसोड के दौरान वो सच ना हो तो? सो ये दोनों तरीके से होता है। देखो, बहुत सारी गलत बातें मार्केट में फैलाई जाती है कि शार्क टैंक में किसी को ऑफर मिला लेकिन शार्क लोगों ने पैसा नहीं दिया। ये बहुत ही गलत बात है, ये ऐसा नहीं होता है। ये जो मैंने 3 चीजें आपको ड्यू डिलिजेंस में बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है किसी भी इन्वेस्टर को उनके पैसे लगाने के लिए किसी स्टार्टअप में। अगर ऐसा हो कि आपने 1 साल से आपने जीएसटी पे ही नहीं किया है, राइट, और आप बिकॉज आपके पास पैसा नहीं था या आपने कंप्लायंस ही नहीं किया है, राइट, या फिर आपने कुछ आपको पहला फंडिंग मिला था, उसमें से पैसे निकाले, आपके लिए बाइक खरीदी या फिर आपने कुछ नया घर ले लिया, ऐसा कुछ किया, तो बहुत सारी गलत चीजें भी हो सकती है, राइट। तो वो ड्यू डिलिजेंस में बाहर आती है, राइट। और उसके वजह से फिर शार्क बोलते कि देखो ये बंदे का एटीट्यूड और अप्रोच
या फिर उसकी जो इंटीग्रिटी है वो ठीक नहीं है, और इसके वजह से वो इन्वेस्ट नहीं करते, राइट? सो दैट वो एक साइड हुआ इन्वेस्टर के हिसाब। तो दूसरी बात ये हो सकती है कि फ्रॉम अ स्टार्टअप पर्सपेक्टिव उनको भले ही डील मिल जाता है, राइट, बट व्हेन दे स्टार्ट टू गेट इनटू कॉन्वर्सेशन, ऐसा भी हो सकता है कि डील के टर्म्स बदल जा सकते हैं, राइट, या फिर बहुत ही अलग या टफ अग्रीमेंट प्रेजेंट हो सकता है शार्प से, राइट, जो उसके जो कुछ पॉइंटर्स होंगे या कुछ क्लॉजेज होंगे वो स्टार्टअप को एक्सेप्टेबल नहीं होंगे या फिर उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, तो उसके वजह से भी डील नहीं हो सकती है। सो there are multiple facets of why deal wouldn't go through, but ये बहुत गलत होगा अगर कोई बोलेगा कि शार्क कनेक्ट नहीं करते हैं या फिर वो पैसा नहीं डालते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो एब्सोल्युटली गलत है। Sir, from this episode, I really got amazing insights from an experienced founder. Lastly, sir, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कुछ insights आप दे सको जेनजी फाउंडर्स को जो अभी कॉलेज में है, ड्रॉप आउट से अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कैसे पैशन ढूंढ पाए, कैसे बड़ा टैम ढूंढ पाए मार्केट में। So, I think I don't understand Gen Z that well, although I have a 15-year-old son, and through his eyes and through his lenses, I try and understand how these guys think, right? So, from starting up perspective, the Gen Zs need to start small and iterate. इसका मतलब ये है कि आप परफेक्शन के लिए वेट मत कीजिए, राइट? लॉन्च मिनिमल MVP प्रोडक्ट जो होता है वो लॉन्च करो, फीडबैक गैदर करो, राइट, एंड देन यूज यूजर इंटरव्यूज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टू मेक श्योर जो आपने प्रोडक्ट चूज किया है उसके लिए सच्ची में मार्केट में जरूरत है या नहीं है, राइट? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। सेकेंड स्टेप इज यूटिलाइज योर नेटवर्क। तो जेनजी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि दीज गाइज आर हैंगिंग आउट ऑन ऑनलाइन कम्युनिटीज, सोशल मीडिया, स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे उनका स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे ज्यादा फोकस होता है, राइट? सो लेवरेज दैट नेटवर्क टू अंडरस्टैंड वेदर द स्टिकीनेस फॉर योर प्रोडक्ट एग्जिस्ट और नॉट, राइट? And then second thing that they should also do, apart from their existing platforms like Instagram, Snapchat, or any other social network, they should also start connecting on other platforms where they can find mentors, collaborators, or potential customers. तो वहां पे भी उनको जाके they will have to start engaging with those people. ऐसा जरूरी नहीं है कि एक जेनजी ने प्रोडक्ट बनाया वो जेनजी के फोकस या टारगेट ऑडियंस उसका जेनजी ही होगा. A जेनजी can build a product that might be facilitating an audience which is say between 30 to 40 age group, right? तो ऐसा भी हो सकता है. तो you have to start to prepare for yourself for any kind of challenges, right? तो वो एक तीसरा पॉइंट होगा. एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है एक रोलर कोस्टर है. आप मुझे पूछो तो मैं काफी ऊपर नीचे जाके आया हूँ. So you have to embrace the tough time as well as learning opportunity through this roller coaster ride, right? So ये मेरे स्पेसिफिक टिप रहेंगे जेनजी के लिए. बट व्हाट आई रियली वांट देम टू रिमेंबर, in this case is passion. Passion is the key. Believe in your idea, right? Be excited about building something meaningful, right? Never stop learning. And the third, the most important part in startup process, enjoy the journey, right? This is an adventure, not just a destination. Celebrate small wins, learn from your losses, and have fun along the way. So that's all I'm going to say for Gen Z today. Thank you, sir. We really appreciate your presence today here. Thank you, Arav. Appreciate having me on your platform. I hope your Gen Z audience will have a good time listening to this podcast. And in further, if they need any help, I'm happy to connect with them on LinkedIn and help whichever way I could. Thank you so much for having me. That's so nice of you, sir.